बदनाम हो जाऊंगा? मैं घर कह रहा हूँ 1500 के कपड़े लेने हैं, तो बदनाम क्यों हो जाऊंगा? मैंने बताया ना तू बदनाम हो जाएगा, ये नहीं चलती चलाती कंपनी भाग जाएगी। मैंने कहा भाग जाएगी, ले क्या जाएगी? मैंने बोला ना बदनाम हो जाएगा। मैंने कहा आखिर बदनामी वाली बात है तो एक काम कर, तू मैं तेरे पैसे आप भी लौटाता हूँ, तू 1500 रुपये दियो मेरे को। 1 मिनट। कहने लगे नहीं मैंने बनना ही नहीं मेंबर। मैंने कहा मेंबर बना ही नहीं रहा मैं तेरे को, तू 1 मिनट 1500 दे। उसने मेरे को 1500 रुपये पकड़ा दिए, मैंने उसको किट पकड़ा दी। मैंने कहा तेरे को फार्म भी नहीं भरता और तू जा, तू बदनाम करके दिखा मेरे को, तेरा मैं फार्म भी नहीं भरता और पकड़ अपनी किट, मैं पैसे भी नहीं देता, तू बदनाम करके दिखा मेरे को। क्या बदनाम करेगा? दोस्तों में जाएगा, रिश्तेदारों में जाएगा, यही कहेगा ना ज्ञान ने 1500 रुपये में ये कपड़े दे दिए। मतलब तू कहेगा क्या? ठीक। तो मैंने कहा तू ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकता? ज्ञान ने ठगी करवा दी। अरे अगर ज्ञान लुटा हुआ है, तेरा दोस्त है, तू भी 200-400 में लुट गया तो क्या आफत आ गई? फिर तो तेरा दोस्त है, ठीक है ना। तो कहने लगा नहीं, वो चुप हो गया। तो मैंने कहा क्या करूं? कहने लगा फिर फार्म भर ले। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें यह लग रहा होता जैसे ठगी होगी, ठगी कर रहे हैं। जब आपके अंदर ही चोर होगा तो काम नहीं होता। हम लोगों के साथ समस्या क्या है? समस्या यह है कि एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे, ब्रेक को दबाए रखेंगे, भाई कहीं खड्ड में ना गिर जाए। ब्रेक भी दबा लो, हैंड ब्रेक भी दबा लो, एक्सीलेटर भी दबाओ, फिर गाड़ी चल नहीं रही, कैसे चलेगी? अगर चलेगी भी तो गर्म हो जाएगी, इंजन गर्म हो जाएगा, खराब हो जाएगी। और आधे से ज्यादा लोगों की गाड़ी इसीलिए खराब है, अंदर शक, बाहर आरसीएम लखपति बना देगा। ठीक, बोलेंगे भी तो करोड़पति तक बोल जाते हैं कई लोग। फिर वो सामने वाला ऊपर नीचे देखता है, अच्छा तू बना नहीं, अच्छा तू बन जाएगा, मेरे भी 10 फार्म भर ले जाइए, तू जा यहां से। हम विचार नहीं बता रहे, हम क्या कर रहे हैं? करोड़पति बन जाएंगे। आप विचार तो बताइए सर, जाके मार्केटिंग प्लान हम दिखाते ही नहीं, हम क्लियर विचार ही नहीं बताते। तू मेरा मेंबर बन जा। दोस्त पे जाएंगे, तेरे को तेनू मेंबर बनाना है मैं। वो कहेगा किस चीज का? मैं और 10 दांगे 1500 रुपये लेने हैं तेरे को। वो कहना किस चीज के 1500? और 10 दांगा भैया, तेरा दोस्त है, कोई गलत नहीं लगवा रहा, 1500 ही लगवा रहे हैं। तेनू मैंबर बनाना है पक्का, मेरे नाल आरसीएम का मैंबर। वो आरसीएम क्या? वो 10 दांगे तेनू आरसीएम का मैंबर बनाना है। इस तरह बोलते हैं मैंबर बनाना जिस तरह पार्लियामेंट का मैंबर बनाना हो, 1500 रुपये में तेरे को मैंबर बनाना है। आप विचार तो बताइए लोगों में जाके। लोग ज्वाइन होते हैं सर, काम करते हैं लोग समझते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। इतनी अवेयरनेस है, इतने एजुकेशन है इस टाइम, एजुकेटेड लोग हैं। आप बताइए इनडायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, वो नहीं बताते। मेंबर बनाना है तो मैंने मार्केटिंग प्लान दिखाता, मैंने बिना मार्केटिंग प्लान के किसी को ज्वाइन नहीं कराया आज तक, सबको बताता हूं। किसी ने हाँ की तो ठीक, ना की तो ठीक। तो दोस्तों में गया, कुछ लोगों ने हाँ भी की, कुछ ने ना भी की। ओके, ना की तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं था, मेरा विचार है, मैंने बताया। हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो मेरे कहने से 1500 नहीं दे सकता, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, उसकी मर्जी, आप बताइए सही, बस आपका काम है बताना। तो मैं दोस्तों में चलता रहा ऐसे। कुछ दिन में चला तो मैडम ने मेरे को कहना शुरू कर दिया कि आप क्या कर रहे हैं ये। मैंने कहा क्या हुआ? क्यों लगे पेरेंट्स आते हैं घर में, आप तो किसी के भी घर चले जाते हो, आपको तो पता नहीं किसके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। पेरेंट्स घर में आते हैं और वो बार बार बोलते हैं कि प्रिंसिपल का घर वाला कपड़े बेचता फिरता, ये कोई अच्छी बात है? तो ये नया क्वेश्चन खड़ा हो गया मेरे सामने। ये शुरू में अजीब अजीब क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि प्रिंसिपल का घर वाला कपड़े बेचता फिरता अच्छा लगता है क्या? मैंने कहा मैडम इतनी कंपनी आई, कपड़े उतार लेगी लोगों के, हम तो पहना रहे हैं, आपको वो भी बुरा लग रहा है? मैंने कहा ये अजीब समाज है, जो इसको लूटने आता है उसको तो फटाफट नोट पकड़ा देते हैं, जो इसकी फेवर में आ रहा है उस पर शक कर रहे हैं ये। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहने दो लोगों को, ऐसे ही कहते रहते हैं गलत कर रहा हूं मैं। कहने लगे नहीं गलत तो नहीं कर रहे हो। मैंने कहा फिर करने दो। तो कुछ दिन बाद, महीने बाद, फिर जब अवरोध प्रतिरोध बहुत हुए, सारे परिवार में से कोई नहीं बना, कोई ज्वाइन नहीं हुआ, कोई रिश्तेदार ज्वाइन नहीं हुआ। कहने लगे 1500 रुपये लगा के ऐसे कपड़े पैसे आते हैं क्या? मैंने कहा तुम किसी सेमिनार में जाओ देखो तो सही। कहने लगे सेमिनार क्या होता है? मेरे को भी नहीं पता था सेमिनार क्या होता है। मेरे को भी पंडित जी ने कहा कि ज्ञान जी एक सेमिनार है, दिल्ली आना है। मैंने कहा यार कुरुक्षेत्र में कोई सेमिनार नहीं होता क्या? नहीं कुरुक्षेत्र में तो पता नहीं कब होगा, तो दिल्ली आओ। अब क्योंकि मैंने ये कहा हुआ था मेरे को पूरा सीखना है, तो मेरे को लगा चलो चलते हैं। मैंने किसी को साथ नहीं लिया, अकेला दिल्ली चला गया। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में सेमिनार था, वहाँ पहुँच गया। सेमिनार
पहले ही जाते गेट पे 100 रुपए की टिकट। अब तो बहुत सस्ती टिकट्स होती हैं। अब पूरे इंडिया में 30, 40, 50 रुपए से ज़्यादा टिकट नहीं होती। शुरू शुरू में संख्या कम होती थी, टिकटें महंगी होती थी, क्योंकि ये सारा खर्चा जो है यहाँ का टिकटों से पूरा करना होता है। 100 रुपए की टिकट, मैं गेट पे ही लड़ गया उससे कि क्या है, आपको पता कितने बड़े लीडर ने बुलाया मेरे को आरसीएम में। वो बता रहे थे कि हम लोग काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं और काफ़ी ये है वो है, और तुम 100 रुपये मांग रहे हो मेरे से। अरे यहाँ 100 रुपये देते हैं, मैंने कहा यहाँ गेस्टों को चीज़ खिलाई जाती है और करा जाता है, तुम ऊपर से पैसे मांग रहे हो। तो मैं उलझने लगा, तो मैंने देखा कि कोई नहीं उलझ रहा, मैं ही अकेला उलझ रहा हूँ उससे। सारे टिकट लेके जा रहे हैं और मैं लड़ रहा हूँ। मैंने सोचा छोड़ यार, तू भी ले ले, जब सारे ले रहे हैं तो कोई बोल ही नहीं रहा। तो मैं तो नया था, खैर चला गया, अंदर बैठ गया। वहाँ जोरदार तालियां, जो ऐसा हो रहा है माहौल नया नया सा, फला राम आ रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। तो मैंने कहा ये तालियां पता नहीं क्यों बजाई जा रहे हैं, पागल हो गए क्या भाई। हमारे बैंक में तो 21 साल में ताली नहीं बजी, वहाँ कहाँ ताली का काम है, ठीक है। गाली गलौच में ही लगा रहता आदमी। कोई आ गया 2 बजे, 2 बज गए, 3 बजे आना, कल आना। वो कहता भाई साहब मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं जाम में फंस गया था यार, 2 बजे हैं, फिर 2 बजे हैं तो क्या करूँ, मैं रोटी नहीं खाऊं क्या, हर टाइम टेंशन। मतलब कोई आ गया, ये ड्राफ्ट कितने बजे मिलेगा, 4 घंटे बाद आना, खाली बैठे होंगे, 4 घंटे बाद आना। बंदा कहेगा जी अभी जल्दी बना दो, मैं इमरजेंसी में हूँ। मैं क्या करूँ इमरजेंसी में, तू इमरजेंसी में ना, मैं तो नहीं ना, मेरे को तो 5 ही बजे जाना है ना, बना दूंगा। तो यहाँ तालियां, तो बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा। दोस्तों ईमानदारी से बताऊं, 2 घंटे तक ये माहौल रहता रहा, ये तालियां वो तालियां वो तालियां वो तालियां, और मेरे से ताली नहीं बजी, क्योंकि 21 साल में कभी बजाई नहीं थी। और 2 घंटे बाद मैंने सिर्फ इस शर्म में ताली बजाई कि इधर वाला भी तालियां बजा रहा था उछल उछल के, इधर वाला भी बजा रहा था, उस शर्म में कि यार सारे तालियां बजा रहे हैं, तू नहीं बजाएगा, क्या सोचेगा, झल्ला बैठा है बीच में, चल बजा देते तो इस शर्म में मैंने ताली बजाई। तो ऐसा होता है जब आप नए माहौल में जाते हैं, नई चीज में जाते हैं। मैं बाहर निकला, मैंने पंडित जी से पहले पूछा कि ये टिकट क्यों होती है, फिर ये पूछा कि ये तालियां क्यों बजाते हैं। और पंडित जी में गजब की पेशेंस थी, उन्होंने शांत भाव से सारा समझाते जाना, और मैं उसको सीखता रहा, समझता रहा भी ये टिकट क्यों होती है, उसके भी रीजन है। अगर आप जानना चाहेंगे आपको मैं डिटेल में बता सकता हूँ। ये तालियां क्यों बजती हैं, इसकी भी बहुत बड़ी डिटेल्स हैं। सारा कुछ एक सिस्टमेटिक है, कोई एक साइंस है सबके पीछे। तो ये तालियां क्यों होती है उन्होंने बताया, इसलिए होती है। ओके, तो मैं सीखता रहा, चलता रहा इस तरह से। अभी तो क्या होता है कि कुछ लोगों को हम कहते हैं कि सेमिनार में आना पड़ेगा, सेमिनार में आओ, और बड़ा मजा आता है। वो कहता है यार सेमिनार में आने का तो टाइम नहीं, तू मेरे को यहीं दिखा, यहीं बता बस जो बताना है। हम कहते हैं सारा यहाँ नहीं बता जा सकता, सेमिनार में आओ तो सही, नहीं बस यहीं बता दे। हालत पता क्या हो रही है लोगों की कि मैं अगर बम्बे गया, समुद्र देख के आया, समुद्र देखा इतना बड़ा, वाह क्या बात है, पानी पानी सारे में, और मैं आके कहूँ किसी को समुद्र देख के आया बम्बे में, इतना गजब समुद्र, और वो कहीं यहीं दिखा, और कैसे दिखाऊं, ठीक है मेरे को भी देखना है, मेरे को दिखा भाई, दिखा तो बम्बे चल, बम्बे नहीं जाया जाता, टाइम नहीं है, यहीं दिखा दे। अब यहीं दिखाने के मेरे पास कोई तरीका नहीं है, बस एक तरीका, या फोटो देख ले या सीडी देख ले। अगर इन पर्सन देखना तो वहां तो जाना पड़ेगा। पर लोग क्या चाहते हैं कि सेमिनार में नहीं आऊंगा, मैं नहीं देखना चाहता लोगों को कितना पैसा आता, मैं देखना ही नहीं चाहता क्या सक्सेस है, मैं ये जानना नहीं चाहता, जो भी बताना है यहीं बता। अब वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। अब घर से बाहर नहीं निकलते तो आधी अधूरी जानकारियां रहती हैं, पता ही नहीं चलता कैसे लोग कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे। तो दोस्तों मैं ऐसे ही सेमिनार में गया और चलता रहा, जैसे फील्ड में गया। फील्ड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है सब लोगों के साथ, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि कंपनी चली गई तो। बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि ज्ञान जी कंपनी चली गई तो क्या होगा। यंग बिल्कुल अभी ज्वाइन कर रहा है बंदा कि मेरे को भाई साहब कंपनी चली गई तो क्या होगा। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा। क्यों? मैंने कहा 2,40,000 रुपये पर मंथ आते हैं वो गायब, बैंक की नौकरी में छोड़ चुका हूं, सड़क पे आ जाऊंगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जिसको पैसा आ रहा है, अभी कंपनी चली जाए, जिसने अभी ज्वाइन किया 1500 रुपए से, उसका खतरा ज्यादा कि मेरा खतरा ज्यादा जी। और गारंटी किससे मांग रहा है? मेरे से। भाई आपने 1500 लगाए, 1500 के कपड़े ले लिए, आप तो अपने घर चले गए। जिसने बैंक की जॉब छोड़ दी इसके चक्कर में 2,40,000 रुपये महीना बंद हो जाएंगे, वो तो चिल्ला के करा करो डट के, ठीक है। और नया आदमी कह रहा है कंपनी भाग गई तो
तो मैं उसको कहता हूं रहम करो यार, हमारा भी दिल है, कुछ इसको हो सकता है। तो एक छोटे से डर में डरे हुए, डर। मेरे को लोग बोलते हैं कि गारंटी दो ज्ञान जी कंपनी रहेगी, मैं आग लगा दूंगा, इतना काम करूंगा। अच्छा गारंटी दो कि मैं एफिडेविट देता हूं आपको, आप 2 साल जिंदा रहोगे, मैं गारंटी देता हूं कंपनी चलेगी। गारंटी कौन गारंटी दे सकता जी? आप 2 साल जिंदा रहोगे इसकी गारंटी दे दीजिए कोई भी। मेरे दोस्त ने बोला था ज्ञान गारंटी दे, मैं आग लगा दूंगा। मैंने कहा गारंटी दे, तू एफिडेविट लिख दे कि तू 2 साल जिंदा रहेगा। तू गारंटी दे तेरी दुकान चलेगी। तू गारंटी दे जिस नौकरी को तू कर रहा है वो चलती रहेगी। तू गारंटी दे कल को तेरा शरीर ऐसा कैसा रहेगा। गारंटी दे कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तू गारंटी दे तेरे दिमाग में कुछ नहीं होगा। तू गारंटी दे बिल्कुल शरीर का हर अंग ठीक रहेगा, तेरा कभी कोई नुकसान नहीं होगा। गारंटी दे, मेरे से गारंटी ले जा, मैं देता हूं। इस अजीब तरह से, अरे कंपनी चली गई तो क्या होगा, कल हम नहीं रह गए तो क्या होगा, कभी सोच के तो देखना। उस इतनी बड़ी सच्चाई को कभी नहीं सोचते। हर रोज हजारों लोग मरते हैं। क्या गारंटी है कल मैं जिंदा रहूंगा? कोई गारंटी नहीं। फिर भी जीते हैं, फिर भी कल्पना करते हैं हम बड़े होके बच्चों को ये कर देंगे वो कर देंगे। कैसे पता है कल का? तो इसलिए जिस इतने बड़े सच के साथ हम जी रहे हैं, उस सच से ही कुछ सबक ले लें। जब कोई गारंटी नहीं है जिंदगी की, एक जगह आके आपको कम से कम ये गारंटी तो मिल रही है कि कम से कम जो बेस है आप उसको देखिए। कोई एक फैक्ट्री नहीं है, 50-60 फैक्ट्री है, करोड़ों का माल बन रहा है, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, उसका माल बिक रहा है, नगद बिक रहा है। उसका खतरा भागने का है कि नहीं है, ढूंढिए तो सही। हमसे पूछिए बैठ के अकेले में, हम बताते हैं आपको कि क्या क्या कारण है। यहाँ स्टेज से अगर बताने लग जाऊंगा घंटों लग जाएंगे। एक एक क्वेश्चन पे 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं। तो गारंटी से बाहर रहें आप। कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज की, पर बेस होता है, चीज होती है, विश्वास होता है। विश्वास करना पड़ता है हर चीज पे। जिस काम को आप कर रहे हैं उस पर भी विश्वास करना पड़ता है कि कल हम ठीक ठाक रहेंगे, कल ये चीज ठीक ठाक रहेगी। हम विश्वास पे ही जिंदगी काट रहे हैं, विश्वास पे ही जिंदगी काट रहे हैं कि हमारे बच्चे कल हमारा साथ देंगे। हम लोगों ने कितना साथ दिया होता है अपने माँ बाप को, आधे से ज्यादा लोगों को पता है। पर फिर भी हम विश्वास करते हैं कि कल हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे। तो यहां भी दोस्तों एक छोटा सा विश्वास है, कुछ भी नहीं है, खतरा कुछ नहीं है, एक छोटा सा विश्वास है। जब मैं उसको लेके चलता था लोगों में, फिर लोग कहीं अटक जाते थे। प्रोडक्ट में अटक गया मेरा एक दोस्त। तुम्हारी साबुन 8.5 रुपए की साबुन कह रहा है, तो लक्स के मुकाबले की ISI तो है नहीं। अब मैं तो बैंक से आया था, मेरे को पता ही नहीं ISI क्या होता है। मैंने कहा तूने क्या करना यार ISI का, नहा के देख ये गजब की साबुन है, पसंद आई आगे से ले आई, और नहीं पसंद आई छोड़ दियो। नहीं मेरी स्किन खराब होगी, मेरे बाल खराब हो गए, मैं किसको जिम्मेवार ठहराऊंगा? मैंने कहा मेरे को ठहराना, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ISI नहीं है। तो मैंने उसको जब वो नहीं माना तो दोस्तों पता क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने कहा कभी गोलगप्पे खाए? आप लोगों ने खाए जी, हाथ खड़े करना जिस जिसने खाए। थैंक यू जी। मैंने कहा गोलगप्पे खाए? कहता खाए। मैंने कहा उस पर ISI पढ़ा कभी? नहीं? अरे मैंने कहा जिसको खा के फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तू मर सकता है, उसका तो ISI चेक नहीं करता। जिसने नहा के नाली में बह जाना उसका ISI ढूंढ रहा है। तू रहने दे यार, मैं तेरे को नहीं बनाता, कहीं और देखूंगा। तो जब मैं उठ के चलने लगा उसने मेरी बाजू पकड़ी, कहता फरले फार्म, मेरे क्वेश्चन क्लियर हो गए। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अभी मेरा एक दोस्त, कुछ महीने 1.5 महीने पुरानी बात है, एक कहने लगा ज्ञान तूने कहा था वो साबुन इतनी है, और मैं घर में लेके गया, मेरे को डांट पड़वा दी। मैंने कहा क्या हुआ? तेरी भाभी कहने लगी बड़ी बेकार साबुन है, ये कहाँ से उठा लाए? मैंने कहा बेकार बताई उन्होंने? कहते हाँ। कौन सी साबुन यूज करते? कहते लक्स। मैंने कहा अच्छा बात सुन, 1 मिनट देख तमाशा, तेरे को दिखाते हैं। मैंने उसको बुलाया, बैठे हम दोनों, हमने एक RCM की साबुन ली, ब्लेड से उसको खुरच दिया ऊपर से नाम RCM का, और एक लक्स मंगवाई हमने। लक्स में से लक्स डाल के निकाल के मैंने जेब में डाल ली, और उसके रैपर में वो RCM की साबुन डाल दी और चिपका के मैंने कहा इसको घर रख, और बताना कुछ नहीं भाई मैं लक्स ही ले आया हूँ, तुम लक्स के लक्स कह रहे थे, लक्स ले आया हूँ। और जिस दिन वो यूज हो उस दिन का इंतजार करना, उस दिन बात करना। तो जिस दिन वो यूज हुई, एक दिन तो यूज होनी थी, यूज हुई तो उसने अपनी मैडम से पूछा कैसी लगी साबुन? कहते लक्स तो लक्स ही है, क्या बात है लक्स की। मानसिकता इतनी खराब है, RCM की साबुन लक्स के रैपर में थी, तो क्या बात है लक्स की।
और आरसीएम के रैपर में थी इतनी घटिया साबुन। मानसिकता से बंधे पड़े। प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, सिर्फ हमें छोटी छोटी मानसिकताओं से बाहर आना पड़ेगा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है सर, दूसरी कंपनी वाला नहीं, रिश्तेदार आरसीएम वाला नहीं। पहली बात यह मान लीजिए कि हम ग्राहक हैं, जिसकी चीज अच्छी, जिसकी सस्ती, उसकी चीज लेनी है। अगर उसी से कैरियर बनना है, वो कैरियर यहां से बनता है। अगर हम ब्रॉड माइंडेड होकर प्रोडक्ट को खरीदेंगे तभी खरीद पाएंगे। अगर आपको 2 प्रोडक्ट पसंद नहीं आते, छोड़ दीजिए उन 2 को। कई बार क्या होता है, किसी को 2 प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, ज्ञान तुम्हारा तो हैंड वॉश पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने सारे प्रोडक्ट छोड़ दिए। मेरे एक दोस्त ने बोला मेरे को, मैंने कहा हैंड वॉश पसंद नहीं आया था, हैंड वॉश छोड़ देता ना, सारे क्यों छोड़ दिए? क्या लगा बस फिर लाए ही नहीं सारे। मैंने कहा ईमानदारी से बता, तेरे में कोई कमियां नहीं है क्या? कहता है। मैडम में कोई कमियां नहीं? कहता है। फिर मैंने कहा एक दूसरे को छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। अरे कमियां सब में होती हैं। हम 1-2 कमी के पीछे छोड़ दें किसी चीज को, 100 गुणों की कदर करना सीख लेना, 1-2 अवगुण के पीछे डंडा लेके पड़े रहते हैं। तो मैंने कहा तुमको 299 पसंद आ रहे, वो समझ नहीं आ रहा, एक पसंद नहीं आया, 299 छोड़ दिए। कब तक जिंदगी जियोगे इस तरह से कि जो पसंद नहीं आया छोड़ दिया, जो पसंद नहीं आया छोड़ दिया? ऐसे तो सबको छोड़ दोगे। ऐसे तो फिर मैडम को भी छोड़ो, बच्चों को भी छोड़ो, सबको छोड़ो, कभी किसी में नहीं, मेरे को भी छोड़। मैं तेरा दोस्त हूं, किस लिए? मेरे में भी कमियां, तेरे को नहीं पता क्या? कहता पता है। फिर मैंने कहा तूने मेरे को भी नहीं छोड़ा। इतना एक के पीछे छोड़ने की आदत है, सबको छोड़ना। तो दोस्तों ये मानसिकता को बचा के रखना। अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, उस प्रोडक्ट को छोड़ देना। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपको 2 पसंद नहीं आते, 2 महंगे लगते हैं, 4 छोड़ो। 5 पसंद नहीं आते, 5 महंगे लगते हैं, 10 छोड़ दो। 10 पसंद नहीं आते, 10 महंगे लगते हैं, 20 छोड़ दो। 20 पसंद नहीं आते, 20 महंगे लगते हैं, 40 छोड़ दो। 260 तो लाओ, वो तो आपको पसंद आ रहे हैं ना, आपको सस्ते लग रहे हैं ना, वो तो लाइए। पर समस्या क्या होती है कि मैं जिस दिन पहला बार पेस्ट आया आरसीएम में, पेस्ट घर पे लेके आया, तो मेरा बेटा मेरे को बोला कि पापा मैं नहीं ये यूज करूंगा देसी पेसी पेस्ट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा अवरोध कहाँ होता है? अपने घर में। बाहर की दुनिया बाद में अवरोध करती है। मैं यूज नहीं करूंगा ये देसी पेसी पेस्ट। मैंने कहा बेटे हर्बल पेस्ट है, 32 रुपए का 200 ग्राम है, दूसरे 48 के 200 ग्राम है, और ऐसे ऐसे करके 20% के 4 रुपए 40 पैसे ये आएंगे, और कमाल की चीज़ है। यूज करके देखते हैं, फिर भी पसंद नहीं आया, फिर सोचेंगे मैंने पसंद यूज ही नहीं करना। बड़ी समस्या होगी, यूज ही नहीं करना तो कैसे पता लगेगा अच्छा नहीं तो मैंने कहा अच्छा तू बात सुन रचित कुमार, यहाँ आ गया। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, आजकल जिद्दी हो जाते हैं, मैंने यूज नहीं करना। अगर मैं पुराने ज़माने में अपने डैडी को कह देता ना मैंने यूज नहीं करना, मेरा तुम्बा बना देते मार मार के। वो ज़माना कुछ और था। आज बच्चों की भी चलती है, सुननी पड़ती है, सुनते हैं हम। मैंने कहा तू यहाँ, मैंने कहा अच्छा तू ईमानदारी से बता, अगर ये टीवी पे आ जाए और अमिताभ बच्चन को ये कंपनी 5 करोड़ रुपए दे दे इसको विलायती करवाने के। मैंने कहा विलायती करवा दूँ? कहता कैसे करवा दोगे विलायती? मैंने कहा अमिताभ बच्चन से 5 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट कर लें और अमिताभ बच्चन टीवी पे 4 बार बोल दे आरसीएम पेस्ट गजब पेस्ट, आरसीएम पेस्ट गजब पेस्ट, आरसीएम पेस्ट गजब पेस्ट, मेरे दांतों का राज आरसीएम, इस उम्र में भी। तो मैंने कहा तू कहेगा नहीं कहेगा कि पापा आरसीएम पेस्ट लेके आना? कहता कहूँगा। बच्चे ईमानदार भी बहुत हैं आजकल। कहता कहूँगा। मैंने कहा क्यों, अमिताभ बच्चन तेरा चाचा लगता है? वो मेरी तरफ खड़ा होकर चुप शांत। मैंने कहा तू अपने बाप पे यकीन नहीं करता, अमिताभ बच्चन पे यकीन करता, कुछ शर्म कर यार। तो कहता पापा छोड़ दो, कोई नहीं, मैं कल यूज करके देखूंगा पक्का। हमारी समस्या क्या हो रही है? हमें अपने दोस्तों पे यकीन नहीं, अपने भाई पे यकीन नहीं, अपनी बीवी पे यकीन नहीं, किसी बीवी को अपने हस्बैंड पे यकीन नहीं, रिश्तेदारों पे यकीन नहीं, अमिताभ बच्चन पे यकीन, ऐश्वर्या राय पे यकीन, माधुरी दीक्षित पे यकीन। वो शाहरुख खान है, बोतल ले बीन बजा रहा है, मदारी की ड्रेस में, बोतलें उसके पीछे पीछे चल रही हैं पेप्सी की। मतलब एक आम इंसान, उसने एक्टिंग सीखी, एक्टर बना, दिल्ली चला, बम्बई चला गया, और वो बीन बजाता है, बोतलें उसके पीछे चलती हैं। हम सजीव लोगों को नहीं चला पा रहे अपने पीछे। लोगों को क्या है, सिर्फ ये टीवी पे बोल दो एक बार, फिर क्या घुस जाएगा, 16 रुपए और घुस जाएंगे, फिर यकीन हो जाएगा ये दे, आप विलायती हो गया। तो मैंने अपने बेटे को इस तरह से समझाया। क्या करें, इसी तरह से समझाना पड़ता है। अब सेमिनार में आते हैं हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं। एक बंदा पता क्या बोला है सेमिनार में, तुम पता क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या? भड़का रहे हो लोगों को। मैंने कहा क्या भड़का रहे हैं? और क्या भड़का ही तो रहे हो, ये यूज करो, आरसीएम गजब, ये गजब, मेरे को इतना पैसा आता उतना, भड़का रहे हो।
मैंने कहा भड़का नहीं रहे, तेरे को समझ नहीं आ रहा, हम जगा रहे हैं, भड़का थोड़ी रहे, हम जगा रहे हैं कि इस तरह से करके आपकी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है, इस तरह इस प्रोडक्ट को यूज करके आपको बेहतरीन जिंदगी जी जा सकती है। आरसीएम को क्या फर्क पड़ता है, आज आरसीएम बंद हो जाए, ऐसी सैकड़ों कंपनियां बंद हो जाए, उसकी रोटी थोड़ी बंद हो जाएगी, वो तो इंडस्ट्रिस्ट है, वो तो दूसरे रास्ते से बेच लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर समझिए आप, हमको फर्क पड़ता है। लोगों को लगता है कि कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत से लीडर्स को भी लगता है कंपनी क्या कमा रही है, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम। अगर इस रास्ते से नहीं बेचती कंपनी तो दूसरे रास्ते से बेच लेती। हजारों कंपनियां इस देश में, लाखों कंपनियां होंगी, सबका माल बन रहा है, सबका बिक रहा है, कोई एक फैक्ट्री नहीं है वहां पे इंडिया में, एक फैक्ट्री इस रास्ते से बेच रही है। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको फर्क पड़ता है, हमारी जिंदगी को फर्क पड़ता है, ये समझने की जरूरत है। कंपनी क्या कमा रही है, अरे कंपनी क्या कमा रही है वो छोड़िए, हम क्या कमाएंगे ये ढूंढिए ना। मैं किसी दोस्त के पास गया, मैंने कहा दोस्त ऐसे ऐसे करके तेरे फायदे की बात बता रहा है। छोड़ ना, तू मेरे फायदे की बात बता रहा है। मैंने कहा क्यों, तू तो अपने लिए पैर पीट रहा है। कहते हैं ना जी दोस्त, अपने लिए आया है, कहते हैं यस। मैंने भी बोला, मैंने कहा वाकई मैं अपने लिए आया हूं, मेरे को अगर फायदा नहीं होता तो मैं क्यों आता, मेरे को फायदा नहीं होता तो मैं क्यों आता। पर दोस्त तू आरसीएम को ज्वाइन करेगा, 500 रुपए का सामान लाएगा, तेरे को 20% 100 रुपए बचेंगे, मेरे को 1% आएगा 5 रुपए। मैं अपने 5 रुपए के लिए आया हूं, तू 100 रुपए के लिए कर सकता है, नहीं कर सकता। यह भी समझाना पड़ता है लोगों को। भाई अगर आपका 100 का फायदा करवा के मेरे को 5 रुपए बच जाए, आपको क्या दर्द है उस बात का, पर उसका भी दर्द। मैंने कहा ये बात ठीक है नहीं ठीक है, उस दोस्त को बोला, कहते ये तो ठीक है। मैंने कहा नहीं ठीक हो तो अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, ठीक है तो कर ज्वाइन। तो करते हैं लोग, हम बात नहीं बता पा रहे, हम दोस्तों में जाएं बात बताएं। प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, ईगो। दोस्तों इस ईगो से बाहर आ जाना। जिसको लगता हो अभी यहाँ भीड़ में कोई भी बैठे हो, इस ग्रुप में कोई भी बैठे हो, इस पंडाल में कोई भी बैठे हो, कितने बड़े ऑफिसर्स हो, आप इस ईगो से बाहर आ जाना। ये ईगो बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये जिंदगी है, 10 सेकंड में ग्रामर बदल जाती है। मैंने पीछे एक पंजाब में एसपी को ज्वाइन करवाया, एसपी साहब ने मेरे को पता क्या बोला, कहता ज्ञान जी सानू भी लोड़ है इस कंसेप्ट की। मैंने कहा जी बहुत ज़रूरत है आपको इस कंसेप्ट की, मेरे को पता है। मैंने कहा आप किसी को एक झटका आंख भी दिखा दो 50,000 रुपये दे देगा, आप क्योंकि एसपी हो। पर मैंने कहा कि आप रोज देखते हो मुठभेड़ें होती हैं पुलिस वालों की, अगर रात को किसी मुठभेड़ में आप दुनिया में नहीं रहे, सवेरे आपके बच्चे एसपी के बच्चे नहीं रहेंगे, रहेंगे जी नहीं रहते। वो मैंने कहा उसी के बच्चे हो जाएंगे जो मैडम करेंगी। अगर आपकी मैडम ऑफिसर होंगी तो ऑफिसर के बच्चे होंगे, डॉक्टर होंगी तो डॉक्टर के बच्चे होंगे, अगर वो कोई छोटा काम करेंगी तो छोटे काम वाली के बच्चे हो जाएंगे, वो एसपी के बच्चे नहीं रहेंगे। यस मैंने कहा आप गलत फहमी में नहीं रहना, 10 सेकंड में ग्रामर बदल जाती है जिंदगी की, 10 सेकंड में सारे परिवार की ग्रामर बदल जाती है। अगर आप उसको महसूस कर सकते हैं तो इसको ज्वाइन करें। करना क्या है, प्रोडक्ट ही तो लाना, प्रोडक्ट तो पहले भी ला रहे हैं ना। अगर एक प्रोडक्ट चेंज करके जिंदगी बदल जाती हो तो क्या बुराई है। तो एसपी साहब को लगा, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग होते हैं, आईपीएस आदमी है वो, सामने कोई यारा गैर आदमी नहीं बैठा। उसने कहा यार ये तो बात ठीक है, पर मैं कितना करांगा। मैंने कहा वो बात में बताएंगे, पहले आप ज्वाइन करो। वो ज्वाइन कर गए, वो ज्वाइन कर गए, काम कर रहे हैं, काम भी बताते हैं। फिर हम, आप पूछिए तो सही कि मैं एसपी हूं, मैं कैसे काम करूं, हम बताएंगे ना कैसे काम करें। आप पहले ही बता देते हो मैं तो ऑफिसर हूं, मैं तो नहीं कर सकता। अब जब कर ही नहीं सकते तो क्या बताऊं, मैं नहीं कर सकता तो नहीं सही, फिर आगे देखते हैं किसी को, किसी पे जाएंगे। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। भाई टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो चलते हैं हम आगे। अब ये पूछिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं, तब तो हम बताएं। आप पहले इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देते हो, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। आप पूछिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं अनपढ़ हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं लेडी हूं, मैं घर से बाहर कभी नहीं निकली, मैं कैसे कर सकती हूं, ये पूछिए। मैं अनपढ़ हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, ये पूछिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं, ये पूछिए। मैं बहुत बड़ा करोड़पति आदमी हूं, इस बात के लिए लोगों को कैसे कहूंगा, पूछिए तो सही हमसे। हम बताते हैं ना, यही तो सिखाते हैं हम कि आप कैसे कर सकते हैं। आप ये कहते हैं मैं कर ही नहीं सकता, फिर क्या बताएं कैसे कर सकते हैं। पूछिए आप कि आप कैसे कर सकते हैं, हम बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। यही तो सीखने वाली बात है। तो दोस्तों जिसने भी आपको बुलाया उससे पूछिए, अगर उसको नहीं पता वो अपनी अपलाइन से पूछे कि इनकी ये समस्या है, इसमें ये कैसे कर सकते हैं।
कई लोगों को रहता है, मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोल दिया, मीटिंग ले रहा मैं छोटी सी अपने ही शहर में, 20 लोगों की मीटिंग, 20 लोगों में बोलता है मैं तो उधार लाता हूं, यहां तो नगद लाना पड़ता है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तू बैठ जा, कोई बात नहीं, बाद में अभी बता। मैंने कहा नहीं अभी ना पूछ, बाद में पूछ लियो। नहीं तू इसका क्वेश्चन का अभी जवाब दे। मैंने कहा उधार लाना शर्म की बात है कि गर्व की बात है? जब आप ही पूछता तो भाई उधार लाना, मैंने कहा 20 लोगों के सामने क्या कहना चाह रहा तू? मैं तो तेरे को बहुत अमीर आदमी समझता था, अभी पता लग गया तेरे पल्ले तो कुछ है ही नहीं। भाई उसने क्या बोला, मैं उधार लाता हूं, इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है उसकी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि नगद खरीद ले। फिर बोलता है मैं तो बंध गया इसके साथ। लोग बोलते हैं हम तो आरसीएम के ही साथ बंध जाएंगे। तो पहले नहीं बंधे हुए क्या किसी के साथ? तो बंधन तो नियम है। मैं बैंक में 22 साल रहा, बंधा रहा बैंक के साथ। ऐसा नहीं हुआ एक महीना इस बैंक में, एक महीना उस बैंक में, एक महीना उस बैंक में। जिस ब्रांच में था, जिस जगह था, जिस एनवायरनमेंट में था, वो अच्छा था या माड़ा था। जिस मैनेजर के साथ मेरे को 3 साल काम करना पड़ा, वो मैनेजर अच्छा था या माड़ा था, मेरे को उसके साथ 3 साल काम करना पड़ा। बंधन तो है ही है, जहां भी काम कर रहे हो बंधन है। जिस दुकान पे आप बैठ रहे हो बंधन नहीं है क्या? सुबह उसी पे बैठते हो, उसी से उठते हो, उसी से बैठते हो, उसी से उठते हो। जिस जॉब पे जाते हो बंधन नहीं है क्या? जिस आदमी के साथ काम कर रहे हो, चाहे कितना निकम्मा हो, सारे दिन जलते रहो, अगले दिन फिर उसी का मुंह देखना है। कितना बड़ा बंधन है। 22 साल के दर्द हारे हो जाते हैं जब लोग कहते हैं बंधन। बंधन तो वहां होता है ना जी, यहां तो हर नया आदमी नया चेहरा मिलता है। और बंधन तो प्रकृति का नियम है। हम जिस परिवार में पैदा हुए तो बंधन नहीं है क्या? ऐसा थोड़ी है मेरा बाप तो ठीक नहीं है बदल लूंगा, ऐसा थोड़ी है। बंधन तो है ही है ना भाई। ठीक है नहीं ठीक है, आपको डांटता है या मुर्गा बनाता है, डैडी तो वही रहेंगे ना। तो इतने बड़े बंधन के साथ जी रहे हैं और सारे नहीं बताता, आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए बंधन है, इसको छोड़िए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपके टच किए जो तंग करते हैं। छोटी छोटी बातें, बिना बात की बातें हैं, कुछ नहीं है। आप इस वातावरण में आइए, आप लोगों के साथ रहिए। सीखना सिखाना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे हम कहते हैं कि आप लीडर बन जाएंगे, आप खास आदमी बन जाएंगे, वो भी इतनी नेचुरल प्रक्रिया है। आप देखिए तो सही, आपके सामने लोग आए, पहले चेक वाले सामने आ जाओ, आ गए, अपना नाम बताएंगे, क्या करते हैं ये बताएंगे, कितने का चेक आया बता के चले गए ना जी। कुछ ऐसे लोग होंगे, जब होंगे आप लोगों में से जो पहले चेक के लिए खड़े हुए थे, हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोगों ने पहली बार माइक पकड़ा? थैंक यू जी। अब तो 3 4 5 लोग क्या, सारे लोगों ने मैक्सिमम पहली बार माइक पकड़ा होता है। पर पहली बार माइक पे क्यों बोल जाता आदमी यहां आके, हाँ जी आप बताइए। वो बंदा कहता है मेरा नाम ज्ञानचंद गर्ग है, मैं बैंक में काम करता हूं, 512 का चेक आया है। अब उसको बोलते हुए डर भी लगता हो, पर उसको डर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसको क्या बोला है, अपना नाम बताना, क्या करते हो, कितने का चेक आया। ये बताना बड़ा आसान है, और लोग भी खड़े हैं इसलिए वो बता जाता है। फिर दूसरी मीटिंग में बुलाते हैं जिनको 5000 से ऊपर की इनकम आई है, सामने आ जाएं। आ गया, मेरा नाम ज्ञानचंद गर्ग, 512 का चेक आया और बैंक में काम करता हूं और अब तक टोटल इनकम 5000 आ चुकी है। फिर तीसरी मीटिंग में जाएगा, चौथी में जाएगा, तो क्या होगा? वो बता तो सिर्फ यही रहा था कि मेरा नाम ज्ञानचंद गर्ग है, मैं बैंक में काम करता था, मेरा इतना चेक आया, इतनी इनकम आई, इतनी इनकम आई। और ये बताते 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 जो स्टेज का फोबिया था वो निकल जाता है और यहाँ लीडर बन जाता आदमी। स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती यहाँ। आप मीटिंग सेमिनार में आते रहिए, आपको बोलना आ जाएगा, आपको स्टेज की सारी ग्रामर समझ में आ जाएगी। इतना नेचुरल फेनोमेना है, कोई ट्रेनिंग ही नहीं देता, फिर भी बोलना सीख जाता आदमी। या आपको लगता है ऐसे ही बुलाया जाता है? ये बुलाया नहीं जाता, बड़ी साइंस है इसके पीछे। भाई आदमी इतनी सी बात बतानी है बता देगा, फिर बतानी है बता देगा, 5-7 बार बताएगा तो वो तो अच्छा मैं तो बोल ही लेता हूँ, बस कॉन्फिडेंस है तो बोलने लग जाता है। तो हम मीटिंग सेमिनार्स में आते रहें, प्लान दिखाएं, प्रोडक्ट यूज करें, काम तो इतना है। बाकी छोटे छोटे शकों से दूर रहें, क्योंकि आपके पड़ोस में कोई क्या कहेगा। मेरे को कहा एक दोस्त ने, कहता मैं नहीं तुम्हारा आरसीएम करता। मैंने कहा क्यों तुम्हारा आरसीएम करता? अभी तो लोगों को हमारा ही लगता ना जी। मैंने कहा क्यों नहीं करता? तुम्हारे प्रोडक्ट तो कबाड़ है। मैंने कहा यूज किए? मैंने तो नहीं यूज किए। तूने नहीं यूज किए, तेरे को कैसे पता फिर कबाड़ है? मेरा भाई कह रहा था। मैंने कहा तेरा भाई तो तेरे को भी कबाड़ बताता है। तेरा भाई तो मेरे को 10 बार मिल लिया, वो कहता मेरा भाई कबाड़ है। कहता है ले उसके कहने से क्या होता है? मैंने कहा अब इसके कहने से तू आरसीएम के प्रोडक्ट तो ला नहीं रहा। तेरे बारे में क्या होता है, उसके कहने से क्या होता है? प्रोडक्टों के बारे में बोल दिया तो यकीन करता है।
तो यूज है तो इतनी सी बात जी। कोई बंदा आएगा, भाई साहब 12 महीने से खरीद रहा हूं तुम्हारे आरसीएम के प्रोडक्ट, कुछ नहीं बना। मैंने कहा कितने के खरीदे? 100 रुपए महीने के लाता हूं 12 महीने से। अरे 100 रुपए महीना के लेता है 12 महीने से, 1200 रुपए के टोटल लेके आया, 20% भी लगाए, 240 रुपए अपना इंटरनेट पे जाके चेक कर, 240 रुपए आपके अकाउंट में मिलेंगे। पर 500 से कम का चेक नहीं आता, 500 से कम ट्रांसफर नहीं होता, तो वो नहीं आएंगे। 500 का सामान लाओगे तब आएंगे ना। अब आपने किसी से सुन लिया 1 साल से सामान ला रहा हूं कुछ नहीं बना, आप बिजनेस छोड़ देते हो। अरे पूछिए तो सही, लाया कितने का? ये नहीं पूछते। 1 साल सुन लेते हैं, 1 साल से ला रहा कुछ नहीं बना। कोई कहेगा मेरी गली में 20 लोगों ने ज्वाइन किया था, कुछ नहीं बना। मैंने कहा 20 क्या 50 भी ज्वाइन कर लेंगे, कुछ नहीं बनेगा। एडमिशन लेने से पास हो जाता बच्चा क्या? पता नहीं है, कुछ नहीं बना। पता नहीं उन्होंने करा नहीं करा, क्या करें फिर, कुछ नहीं बना। तो ये लोग रहेंगे इस तरह के, और हम उन पे यकीन करते हैं जो कहते हैं कुछ नहीं बना। हम उन पे यकीन नहीं करते हैं जो कहते हैं यहां आओ हमारे साथ, हम बताते हैं क्या बनता है, कैसे बनता है। हम पे यकीन नहीं है। यकीन भी फेल्योर पे करेंगे। अपने बच्चे की बारी आएगी, उसके साथ ना रहियो, निकम्मे। अपनी बारी आएगी, निकम्मे से राय ले लेते हैं। अपने बच्चों को चाहेंगे इंटेलिजेंट के साथ बैठे, अपनी बारी आएगी डफर से राय लेंगे। आप भी इंटेलिजेंट लोगों के साथ आइए ना, बताएंगे आपको कैसे पैसा बनता है। तो आपको जिसने बुलाया जो इंटेलिजेंट है, जिसको पैसा आ रहा है, उससे पूछिए। पर समस्या क्या खड़ी हो जाती है कि वो तो 25 साल का यंग लड़का है, मैं तो 60 साल का हूं, मैं उसको अपलाइन मानूं। 25 साल वाला, उसने बड़े तो मेरे पोते हैं। आप क्या कहते हो ज्ञान जी? उसके हिसाब से काम करूं? मैंने कहा करना तो उसी के हिसाब से पड़ेगा, उसको पता है, मैं नहीं करता उसके हिसाब से। पर 60 साल का रिटायर्ड पर्सन लॉ कॉलेज में एडमिशन लेके जब क्लास में जाता है, 25 साल का यंग लड़का अगर लेक्चरर हो तो उससे पढ़ेगा जी? फिर क्यों नहीं कहता तू तो मेरे पोतों जैसा है, तेरे से तो नहीं मैं पढ़ूंगा, मेरे को तो 62 साल का चाहिए अब से बड़ा। वहां 60 साल का आदमी 25 साल के यंग लड़के से पढ़ लेगा, यहां 60 साल का आदमी 25 साल की अपलाइन से पूछता ही नहीं, तू तो मेरे पोतों जैसा है। तो पोतों जैसा है तो फिर पोते से भी तो पूछा जा सकता है, पोते मिलके काम करते हैं, बता कैसे करें। पर नहीं, जब पोते की बारी आती है, ये तो पोतों जैसे, इसको क्या पता। हम अपने किसी को बड़ा ही नहीं होने देते, अपने घर में भी नहीं होने देते। इंडिया की संस्कृति क्या है? 80 साल का बाप 60 साल के लड़के को थप्पड़ मार देता है। तू तो बच्चा है, तेरे को क्या पता। उसको बड़ा ही नहीं होने दिया, 60 साल का हो गया, अभी भी बच्चा है, डिसीजन नहीं ले सकता। बहुत अजीब अजीब चीजें देखी हैं मैंने फील्ड में। 60 साल का आदमी बोलता है मैं अपने डैडी से पूछ के बताऊंगा लेनी कि नहीं लिखनी किट। मैंने कहा सर आपके तो पोते भी हो गया, आप क्या बात करते हैं? कहते नहीं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता इस घर में। क्यों नहीं हिलता? क्योंकि अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरे को 1-2 यंग लड़कों ने कहा, मेरे दोस्तों ने भी कहा कि भाई साहब घर वाले नहीं मानते, मेरे घर वालों को मना दो, मैं आरसीएम बिजनेस कर लूंगा। घर वाले नहीं मानते। ऐसा क्वेश्चन है सर? यस। जिन जिन का ये क्वेश्चन है वो ईमानदारी से दिल पे रख के, हाथ रख के मेरे को बताएं। घर वाले तो बहुत बातों के लिए नहीं मानते, आप तो सारी करते हो। उस यंग लड़के को मैंने पूछा, मेरा सगा भांजा, कहता मामा जी मेरी मम्मी को मना दो, आपकी तो बहन है, मैं गजब कर दूंगा। मैंने कहा मम्मी को मना दे? मम्मी से पूछ के गलियों में चक्कर काटता है? मम्मी से पूछ के, मैंने कहा बुर्जी के पीछे जो सुट्टे मारता है बीड़ी के, मम्मी से पूछ के मारता है? कहता आपको सारा पता है। मैंने कहा क्यों, पागल है क्या हम लोग? और मैंने कहा तेरे को बताऊं, तेरी मम्मी को भी पता है, तेरे डैडी को भी पता है। कहता आपको कैसे पता है? मैंने कहा हमने भी करा होगा ये सब कुछ, ऐसे पता है, हम भी यहीं से निकले। हम, मैंने कहा जब बीड़ी पीने की बात आती है तो मम्मी की बारी नहीं आती, जब दारू पीने की बात आती है दोस्तों में जाके तो दारू पी के आ जाता है, तब तो मम्मी से नहीं पूछता। अब जब अच्छा काम करने की बारी आती है मेरी मम्मी को मना लो।
लोगों के साथ भी यही है। जब काम करने की, एक ढंग का काम करने की बारी आई तो घर वालों को मना दो। जब 10 गलत काम करने की बारी आती, कोई पूछने भी नहीं जाता घर वालों को। तो इसलिए अगर कामयाबी चाहिए दोस्तों, तो अपने को मनाना पड़ेगा, किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। कामयाबी चाहिए तो आपको कामयाबी चाहिए। आप गलतफहमी में मत रहना। बहुत लोग बर्दाश्त करते होंगे और बहुत लोग बर्दाश्त करेंगे जिंदगी में। अगर आप कामयाब नहीं हुए ना, आपके बच्चे क्या बोलेंगे आपको पता लग जाएगा, आपकी मैडम क्या बोलेंगे आपको पता लग जाएगा। अगर आपने आज से 10 साल बाद अपनी मैडम को किसी दिन गुस्से में चिल्ला के बोल दिया ना, तेरी वजह से मैंने आरसीएम नहीं करा, तो वो आपकी जान खा जाएगी। मैं बताऊं आपको, मेरी वजह से तेरे बस का कुछ नहीं था इसलिए नहीं करा होगा। मेरी वजह से रुकता तू? अगर मेरी वजह से रुका है तो आज कह रही हूं ना, कर ले। हम लोग दूसरों पे थोप देते, तेरी वजह से नहीं करा, करिए अपनी वजह से। सब लोग अगर कामयाबी चाहिए तो अपनी कामयाबी चाहिए। मेरी तो मिसिज ने भी रोका, मेरे घर को मेरी रोका, मेरे सारे रिश्तेदारों ने रोका, दोस्तों ने रोका, पूरे शहर ने मेरे को रोका था आरसीएम के लिए, मत कर तू ये काम। मैंने कहा क्यों, बुरा क्या है इसमें? लोगों ने सामान लाना मेरी दुकान से ले आएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? तो तेरी दुकान थोड़ी है। मैंने कहा जो तुम बेच रहे हो वो भी तुम्हारा थोड़ी है, किसी का तो है, अपना थोड़ी है। तो मेरी दुकान से ले आएंगे, क्या प्रॉब्लम है? मेरे कुरुक्षेत्र में दोस्तों ने कहा था पहले दिन, ज्ञान नहीं चलता। मैंने कहा चलता है। कैसे चलता है? यहाँ 1500 लोग ज्वाइन हुए फिरते हैं, किसी का कुछ नहीं बना। मैंने कहा उनसे नहीं बना तो अब बनेगा ना। आप कहने लगे कैसे बन जाएगा? मैंने कहा 1500 रेल के डिब्बों को अगर रेल की पटरी पे खड़ा कर दिया जाए, नहीं चलते, कुछ नहीं बनता जब तक इंजन साथ ना लगे। मैंने कहा इंजन आ गया अब चलेगा, कैसे नहीं चलता? हार्स पावर इंजन में होती है, डिब्बों में थोड़ी होती है। कहता है एक एग्जाम्पल दिखा दो कि ऐसे पैसे आते हैं, हम दुनिया भर का काम करेंगे। मैंने कहा 1 साल ठहर जाओ, एग्जाम्पल भी दिखा देंगे तुम्हें। और दिखाया एग्जाम्पल। अब कुरुक्षेत्र बनता फिरता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। मेरे साथ तो कोई धुरंधर नहीं आता ज्ञान जी, आपके साथ तो डॉक्टर गगनदीप आ गए ना, इसलिए आप तरक्की कर गए। पता है डॉक्टर गगनदीप आगे के इसलिए तरक्की नहीं कर गया। डॉक्टर गगनदीप को बिजनेसमैन बनाना कितना मुश्किल काम था, मेरे से पूछो ना। भाई डॉक्टर गगनदीप डॉक्टर थे, पर साबुन तेल बेचूंगा मैं, वो तो सुनते ही नहीं थे बात। डॉक्टर गगनदीप को गगनदीप बनाने के लिए आरसीएम में, मैं वैसे नहीं कहता, जिंदगी में वो गजब है, गजब के इंसान है, गजब की पर्सनालिटी है, गजब का उनके पास नॉलेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर चीज में। पर आरसीएम करवाने के लिए बनाना इट इज टू डिफिकल्ट। भाई साबुन तेल बिकवा देगा एमडी डॉक्टर से, आप हद की बात है ना। तो बहुत कुछ करना पड़ता था। मैं उनके साथ फील्ड में रहता था कि ऐसे ऐसे पंडित जी, डॉक्टर साहब ऐसे, डॉक्टर साहब वैसे, डॉक्टर साहब ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आप मेरे को बताओ कहाँ जाना है, मैं करूँगा। और ऊपर से सतीश पंडित जी को फ़ोन किया करता था कि सतीश जी एक बहुत बड़े डॉक्टर आए हैं अपने ग्रुप में, और पकड़ के रखना, कुछ करो, नहीं मेरे हाथ से निकल जाएंगे, मेरे अकेले से काबू नहीं आएंगे, ठीक है। तो पंडित जी से उनकी मीटिंग करवाता था और मैं फील्ड में करता था, चलो चलो डॉक्टर साहब कमाल है ये वो। तो आपको अगर धुरंधर ढूंढना है तो धुरंधर बनो ना पहले। धुरंधर आदमी भी धुरंधर के साथ काम करते हैं। बोलते मेरे ग्रुप में कोई धुरंधर नहीं आया, एक धुरंधर मिल जाता ना, तो मिल जाता तो तब मिलेगा, धुरंधर होंगे आप। धुरंधर भी धुरंधरों को ढूंढते हैं, ऐरे गैरों के साथ काम नहीं करते धुरंधर। फिर दोस्तों ईमानदारी से बात बताऊं कि ये वक्त ने एहसान किया कि आरसीएम मेरे पास आया मेरे ऊपर, क्योंकि जवानी में बड़ा जुनून था, सब कुछ खत्म हो गया था। वक्त ने एहसान किया, और वक्त का बहुत बड़ा एहसान पता क्या है आरसीएम में? आप कहते हैं मैं पैसे से खुश हूं, सच में बताऊं पैसा बतेरा देखा जिंदगी में। जो खुशी है मेरे को, जो मैं जोश से बोल रहा हूं, वो पैसे की खुशी नहीं है। मैं एक बात से खुश हूं कि आरसीएम में आने के बाद मेरा जवानी का जुनून वापस लौट आया। पैसा तो कहीं से भी मिल जाता, और ये चीज कहां से लौट आती है ये आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि बुरा वक्त बता के नहीं आता, अच्छा भी बता के नहीं आता, तो पंडित जी के माध्यम से मेरे घर में भी आ गया। और अगर आप धुरंधर बनना चाहते हैं तो पंडित जी के साथ मैंने क्यों काम कर लिया? पंडित जी के कारण। अगर उस व्यक्ति में दम नहीं होता, मेरे से काम नहीं करवा सकता था कोई भी। तो आप में दम पैदा करिए ना, आप धुरंधर मत ढूंढिए। पंडित जी कहा करते थे धुरंधर बन जाइए, धुरंधर तो लाइन लगाए फिरते हैं, आ जाएंगे। आप मैग्नेट तो बनिए,
अरे लोहा सारा इकट्ठा होके आ जाएगा, क्या दिक्कत है? आप मैग्नेट तो बनिए ना पहले। हम क्या कहते हैं, मेरे को मैग्नेट नहीं बनाओ, मैग्नेट लाओ ढूंढ के। कहां से लाए मैग्नेट ढूंढ के? तो अपने अंदर चेंजेस करिए, अपने अंदर सीखिए, अपनी अपलाइन का सम्मान करिए। वो सारी बातें यहां से हो चुकी। आप सिस्टम में आइए, सिस्टम को समझने की कोशिश करिए, आप इस वातावरण में रहिए, आप डिफरेंट तरह के लीडर्स को सुनिए, आप उनकी कुछ बातों को अंदर उतारिए। अब लोग क्या करते हैं, मीटिंग में आएंगे, हम कहते हैं मीटिंग में आओ, आगे मीटिंग में, बाहर निकल के कहेंगे बड़ी अच्छी मीटिंग थी तुम्हारी, क्या बताया वो तो मेरे को नहीं ध्यान है, मीटिंग बड़ी अच्छी थी। अरे कुछ तो कहा होगा, वो नहीं मैंने सुना, मीटिंग बड़ी अच्छी थी। मेरे को भी बोलते हैं कई बार लोग, ज्ञान जी आपकी मीटिंग बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा क्या, कौन सी बात आपको अच्छी लगी? वो तो ध्यान नहीं मेरे को, पर मीटिंग बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा फिल्म देखने आए थे? अगर यही करना था, बड़ी अच्छी थी, तो किसी थिएटर में जाते ना, माधुरी दीक्षित को देखते। मेरे को देख के क्या गुजारा कर लिया? यही करना, मीटिंग बड़ी अच्छी थी। हम लोग गलती क्या करते हैं, मीटिंग बड़ी अच्छी थी। मीटिंग में सर दोस्तों, यहाँ अगर आप आते हो तो ये देखने मत आओ कि मीटिंग बड़ी अच्छी है कि माड़ी है। आप ये देखने आओ कि मीटिंग में कौन कौन लोग कैसी कैसी इनकम ले रहे हैं। अगर वो उतनी इनकम ले सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं ले सकते? हमारे में क्या कमी है? ये समझने आओ ना जी, अपने आप को जगाने आओ। ये दोस्तों, ये इस तरह का कंसेप्ट है कि आरसीएम अगर चल गया, आपको ईमानदारी से आज बता के जा रहा हूँ, अगर आरसीएम ढंग से, जिस स्पीड से ये चल रहा है और इस स्पीड से ये और स्पीड से चलता रहा, तो लोग कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कभी सोने की चिड़िया होता था। यहाँ क्या है, हम अमीर हो जाएंगे, हमारे दोस्त अमीर हो जाएंगे, हमारा समाज अमीर हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो प्रोडक्ट हम लाते हैं बिल कट के मिलता है यहाँ पे, और सेल टैक्स सारा गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट अमीर हो जाएगी। एक भी चीज यहाँ बिना बिल कटे नहीं मिलती, तो पूरे के पूरे पे टैक्स जा रहा है। आप सोचिए तो सही, 13 रुपए की लक्ष्य के ऊपर लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हम लक्ष्य ले आते हैं, बिल कट के मिलता नहीं है, टैक्स कहाँ चला गया? हमसे तो ले लिया, तो वो ट्रेडर के पेट में गया, ट्रेडर की जेब में गया, वो उसके बच्चों के काम आ रहा है, जमीनों को महंगा कर रहा है, चीजों को महंगा कर रहा है। यहां वो सेल टैक्स गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, हमारे काम लगेगा। पर लोगों को जब बोलते हैं हमारे काम लगेगा, कहीं नहीं लगता जी। मिनिस्टर खा जाते हैं 30% खा जाएंगे, 40 खा जाएंगे, 50 खा जाएंगे, 50 तो लगाएंगे। जब सारा जा रहा है किसी के पेट में, तब तो नहीं दर्द हो रहा। 50 लगेगा, 50 ही लगे, तो स्टेट अमीर हो जाएगा। और आपको मैं बताता हूं, मेरे को जो इनकम आती है यहां से 2,40,000 रुपए पर मंथ आती है 40 महीने बाद, और मैं 40,000 से ऊपर पर मंथ इनकम टैक्स देता हूं, क्योंकि सारा एक नंबर में, सारा टीडीएस कट के आता है, हम छुपा ही नहीं सकते इस इनकम को। पर लोग कहते हैं इतना तो इनकम टैक्स वालों को दे दिया। मेरे घर के भी कहते हैं इतना तो इनकम टैक्स वालों को चला गया। मैंने कहा आने के बाद जा रहा ना, ऐसे ही थोड़ी जा रहा है भाई। इनकम टैक्स वाले कब ले रहे हैं? मैं कहता हूं परम पिता परमात्मा अगर मेरी सुन ले और तू कुछ कर सकता है मेरे लिए, तो मेरे को 100 करोड़ का इनकम टैक्स भरवा दे मेरे से। और परमात्मा ने तथास्तु कह दिया ना, 400 करोड़ देने पड़ जाएंगे मेरे को, तभी तो 100 करोड़ बनेगा। अरे 400 करोड़ लेके 100 करोड़ दे भी दिया गवर्नमेंट को, बुरा क्या है? तो 40,000 रुपए महीना दोस्तों मैं इनकम टैक्स देता हूं। और ऐसा इंडिया में लीडर जो 20-20 लाख कमा रहे हैं, कोई 12 लाख रुपए महीना पे, कोई 1 लाख रुपए महीना पे, सब 30% इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। तो सारा का सारा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो इस सिस्टम में चलने के बाद हम अमीर, हमारा देश लोग अमीर, हमारे दोस्त अमीर, हमारा समाज अमीर, हमारा स्टेट अमीर, हमारा देश अमीर। और आने वाले वक्त में आप लोग कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, मैं बता के जा रहा हूं कि आने वाले वक्त में जब तक आरसीएम रहेगा और ये जितनी स्पीड से चलता रहेगा, ये देश सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, सोने का शेर हो जाएगा। अगर आपके मन में कुछ जरा सा भी दर्द हो इस देश के लिए कुछ करने का, अगर आपके मन में जरा सा भी दर्द हो कुछ समाज के लिए करने का, मन में दर्द हो कुछ अपने लिए भी करने का, अपने मन में ये दर्द हो कि कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा कुछ जिंदगी में कहा हुआ है, कैसे कैसे लोगों ने हमारे साथ कैसे कैसे सबक लिए, कैसा सबक सिखाया हुआ हम लोगों को, कैसे कैसे टाइम पे कैसे कैसे दगा हुए हैं। अगर ये दर्द हो ना सर, तो कर लेना आरसीएम बिजनेस को। वो सारे दर्द उनकी दवा है आरसीएम बिजनेस, आपके दर्द दूर हो जाएंगे। अपने दर्दों को दबाए बैठे हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो ये आरसीएम बिजनेस एक परफेक्ट बिजनेस है, जहां किसी को झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, कभी बद्दुआ नहीं आएगी, कभी कोई उलाहना नहीं दे सकता आपको।
और अगर जिन लोगों ने आरसीएम ज्वाइन किया हुआ है उन लोगों ने लोगों को नहीं बताया तो इतनी बद्दुआ मिलेंगी जिंदगी में जितनी मेरे को मिलती है। आपको ईमानदारी से बताऊं, इतने लोगों की बद्दुआ लेता हूं मैं, बता नहीं पा रहा। पता क्यों? जिसको नहीं बताया था वो मेरे को कहीं से मिलता है ना, कहता ज्ञान तू मेरा दोस्त है यार। मैंने कहा हाँ, तूने मेरे को नहीं बताया। अब फेल हो जाता तो कोई नहीं पूछता, तूने मेरे को नहीं बताया। मैंने कहा यार टाइम नहीं लगा। कहने लगा यार तेरे को मेरे लिए टाइम नहीं लगा। मैंने कहा अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा बद्दुआ देता हूं वो बंदा बोलता है कि तेरे को देता हूं। अगर तू आरसीएम बता देता, मैं भी कर लेता, तू 2-2.5 लाख पे पहुंचा, मैं भी 1,50,000 पे पहुंच जाता, तेरा क्या ले लेता? दुखी। अरे मेरे क्या पता नहीं तू बनता नहीं बनता। अरे नहीं बनता तेरा फिर भी क्या ले लेता? ना ही कह देता ना। अब मैंने नहीं करा तब भी तो तू कामयाब हो गया ना। और तू मेरे घर आता, मैं ना कर देता तब भी कामयाब हो जाता। कम से कम मैं तो तेरे को बद्दुआ नहीं देता भाई, तू आया ही नहीं। अभी मेरी सगी बुआ का लड़का कहीं ज्वाइन हो गया किसी ग्रुप में, मैं सोचता रहा भाई उसको करवाऊं ना करवाऊं, जाने का टाइम नहीं मिला। कुछ इस स्पीड से बिजनेस उठा मेरा कि मैं जा नहीं पाया। मैं बिजनेस का पीछा करता रहा। अभी लोग बिजनेस का भी पीछा नहीं करते, अपने ही शहर में बस देहरादून में करवा दो। कोई कहेगा नहीं यमुनानगर में 10 लोग ज्वाइन हो गए। यमुनानगर नहीं जाया जाता, यहीं के लोग। तो नहीं जाया जाएगा तो बाहर का कल्चर भी नहीं सीखोगे। तो दोस्तों मैं ऐसा उलझा बाहर के फील्ड में कि मेरी बुआ के सगी बुआ के लड़के को मैंने ज्वाइन नहीं करवाया, तो कुछ दिन पहले वो कहीं ज्वाइन हो गया और डट के काम कर रहा और सबको बता रहा पता ज्ञान को कितने आते हैं, पता ज्ञान को कितने आते हैं, कर ज्वाइन। वो मेरा एग्जाम्पल ले लेके सबको ज्वाइन करा रहा। ठीक है, मैं उसके घर गया, मैंने कहा राम स्वरूप तू वहां ज्वाइन हो गया यार किसी ग्रुप में? कहता तो मैंने कहा तेरे को पता है ना मैं आरसीएम कर रहा था? कहता हाँ। मैंने कहा तूने मेरे साथ नहीं किया? कहता क्यों करूं तेरे साथ? मैंने कहा क्यों? कहता तू मेरे आया था बताने, तू मेरे घर आया था क्या बताने? मेरे को इतना बड़ा थप्पड़ लगा ना जी। अब नहीं गया था तो नहीं गया था, बात ठीक थी उसकी। तू मेरे घर आया था? मैंने कहा नहीं। तो कहता पता मैंने क्यों किया आरसीएम बिजनेस? मैंने कहा क्यों? कहता तेरे से ज्यादा पैसा कमा के दिखाना, तेरी ऐसी तैसी मैं बताता हूँ कैसे। अरे मैंने कहा टाइम नहीं लगा। कहता अब कैसे लग गया? जब मैं दूसरे ग्रुप में चला गया तब तेरे को टाइम लग गया, पहले नहीं तेरे को टाइम लगा। तो ऐसे ऐसे थपेड़े पड़ेंगे सर, अगर नहीं गए तो याद करेंगे हम लोग। मेरा दर्द मत पूछिए, जिन जिन लोगों को मैंने नहीं बताया था कुरुक्षेत्र में, मैं एंटर करने लायक नहीं छोड़ रखा लोगों ने। फोन आते दोस्तों के, तेरे से बड़ा कमीना कोई नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? तूने 1500 रुपए का विश्वास नहीं किया? भैया हम 1500 नहीं देंगे तेरे को। तूने क्या सोचा यार? तू 1500 रुपए के लिए मेरे घर नहीं आ पाया? क्यों? अब फील्ड में तो पता लगता है ना ज्ञान 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। उनको क्या दर्द हो रहा है कि ज्ञान बता देता हम भी कर लेते। वो करते ना करते मेरे को भी पता नहीं करना था। उन्होंने ना ही कहनी थी मेरे को, पर गलती मेरे से हुई। आपसे ये गलती ना हो, इसको ध्यान रखना आप। और जो जो लोग लोगों के घरों पे जाएंगे और लोग ना बने, वो लोग उनको दुआएं देंगे सारी जिंदगी कि ये तो आया था, मैं नहीं बना, ये तो आया था। आप जाना लोगों में ना कह दें लोग। सर ना जाने से अच्छा है, किसी के यहां ना जाने से अच्छा है ना सुन लेना। भाई नहीं गया मैं एक दोस्त के, तब भी तो ना है, और उसने ना कह दी तब भी ना है। जब मैं उसको बिना टोके कामयाब हो सकता हूं, तो टोक के उसकी ना सुन के तो क्यों कामयाब नहीं हो सकता? आप जाइए लोगों में, आप बताइए एक एक को, नहीं करेंगे ना करें, नहीं आप कामयाब होंगे ना हो, आप बताइए तो सही। एक विचार लेके तो चलिए तो सही, विश्वास तो रखिए, आस्था तो रखिए। यहां तो दुनिया भर के एग्जाम्पल है, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। और नहीं तो आप भगत सिंह को सोचो, आजादी के लिए देश पे कुर्बान हो गया, पता नहीं मिलेगी, किसी के पास आई नहीं थी, फिर भी यकीन किया कि आएगी। माफी मांग करके छूट सकता था, फिर भी यकीन किया कि हमारी शहादत से लोग जागेंगे। कितना बड़ा विश्वास था उन लोगों का। एक आईसीएस ऑफिसर सुभाष चंद्र बोस इस देश पे कुर्बान हो गया, क्यों? कि शायद आजादी आएगी। आई नहीं थी किसी के पास। यहां तो कामयाबी आ रही है लोगों के पास। लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं 20,000 रुपये महीना कमाता था, 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, सिर्फ एक काम करके, प्रोडक्ट बदल के। आप तब भी नहीं जाग रहे।
जागिए, कोशिश करिए, अपने आप को जगाइए कि अगर इस तरह से जिंदगी बदल जाती है तो कोशिश करके देखते हैं। पर लोग छेड़ देते हैं, ज्ञान जी बन जाओगे लखपति। अरे मैंने कहा अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो? हाँ। आईएएस की तैयारी करवा रहा? हाँ। बन जाएगा आईएएस? पता नहीं। फिर मैंने कहा मेरे को भी नहीं पता, जो पता नहीं। अरे आईएएस का पेपर 3 लाख लोग देते हैं, 600 लोग सेलेक्ट होते हैं, 2,99,000 लोग फेल हो जाते हैं, तब भी फिर अगले साल कोशिश करते हैं, फिर अगले साल कोशिश करते हैं। क्यों? पता है आईएएस बनने का क्या मतलब है। करते हैं ना जी? यस। पर यह आरसीएम करने लगेंगे, पता नहीं होएगा, नहीं होएगा। और नहीं होएगा ना होए, कोशिश तो करके देखिए ना। हम तो कोशिश ही नहीं करके देख रहे। आप जाके तो देखिए ना। लोग जाके ही नहीं देखते, बनता ही नहीं कोई। मेरे को लोग कह देते हैं मेरे से तो नहीं कोई बनता। मैंने कहा अपनी गुडविल चेक करो भाई। अगर कोई आप पे यकीन ही नहीं कर रहा तो आप क्या गड़बड़ हो रही है? सच में आपको ज्यादा गड़बड़ लगने लगी क्या? घबराना नहीं। पर ईमानदारी से बताऊं, जिससे कोई नहीं बनता तो अपनी गुडविल चेक करना, कहाँ गुडविल में गड़बड़ है। अगर गुडविल ठीक होगी तो लोग बनते हैं। क्यों नहीं बनते लोग क्यों नहीं यकीन कर रहे? एक पहला कारण होता है कि आप यकीन नहीं कर रहे। तो आज से इस हाल में ये संकल्प लेके जाएं, मेरा चले मेरा नहीं चले, लोग जुड़ें लोग ना जुड़ें, लोग ना करें लोग हाँ करें। मैंने इस विचार को समझना है, इस विचार को पकड़ना है, इस विचार को लेके चलना है। आप विचार को लेके चलते रहेंगे, आपको मैं आप पूरे विश्वास से अपने दिल पे और आत्मा पे हाथ रख के ये विश्वास दिला के जाना चाहता हूँ यहाँ से। जितने लोग यहाँ आए हैं उनके घरों में वो इनकम, वो सुख, वो सुकून, वो आनंद आएगा कि आप याद करेंगे। आप जाएं समाज में, आज के बाद आप जाएं तो सही। तो दोस्तों आज ये संकल्प लेके जाएं कि आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करके देखेंगे, यूज करके देखेंगे, कह रहा हूं मैं, यूज करके देखेंगे। जो पसंद आएंगे वो सारी जिंदगी लाएंगे। लाइए सही, आपको आरसीएम से क्या फर्क पड़ता है। और जो अगर पसंद आ रहे हैं तो लोगों को कहेंगे फिर आरसीएम अच्छा है, आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं। अभी आपने एक चीज यूज की, मैंने आरसीएम का कोई चीज यूज की, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, किसी ने कहा कुछ नहीं रखा, मैं कहता हूं अच्छा। आप कहिए क्यों नहीं रखा कुछ, मैं यूज करता हूं उसको, गजब की चीज है। कहिए तो सही, हम गजब की चीज कहते। अरे अच्छे को अच्छा कहने में भी कोई दिक्कत है क्या? पर समस्या दिक्कत है जी। अच्छे को अच्छा ही कहने की तो दिक्कत है, अच्छे को बुरा कहने की आदत है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बुरे को बुरा भी नहीं कह सकते आप, पर अच्छे को बुरा कह सकते हैं। क्योंकि बुरे को बुरा कहा ना, ये गुंडा है, उंगली पकड़ के गर्दन काट देगा। ये भी नहीं कह सकते गुंडा है। पर अच्छे लोगों को समस्या क्या है? अच्छे लोगों को ये समस्या है, भाई साहब मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे लोगों के घरों में जाता हूं, भाई साहब मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। ये समाज इस बात को ही नहीं समझ पाया कि जरूरत ही अच्छे आदमी को पैसे की है। और बुरा आदमी बुराइयां कर रहा है, स्मगलर, वो कहता है मेरे को पैसे की जरूरत है। छोटा राजन कहता है पैसे की जरूरत है, दाऊद कहता है मेरे को पैसे की जरूरत है, गलत लोग कहते हैं पैसे की जरूरत है, स्मगलर सारे दिन काम करता है, चोर डाकू सारा दिन काम कर रहा है, अच्छा आदमी पड़ा रजाई में सोता है, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं। और फिर कहता है समाज में बड़ी बुराइयां फैल रही हैं, तो फैलेंगी ना। ये समाज अच्छे लोगों की इनएक्टिविटी की वजह से खराब हो रहा है। अच्छे लोग रजाई में पड़े रहते हैं, फिर बोलते हैं हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं। खाना पीना सोना मर जाना ये अच्छेपन की निशानी है बस। तो अगर आप अच्छे हैं तो अच्छाई को फैलाइए, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा कहना सीखिए, अगर आप अच्छे हैं प्रोडक्ट यूज करिए, अगर वो अच्छे हैं तो फिर अच्छों को अच्छा कहिए, सही को सही कहिए, सही को सही कहने की आदत डालना और सही को सिद्ध करके दिखाना, इतना काम हम लोगों का है। बाकी एक शेर के साथ जो पंडित जी कहा करते थे, अब मैं उनके बाद कभी कभी बोल लेता हूँ क्योंकि स्टेज पे हूँ। तो ये मिजाजे खामोशी तुम्हें जीने ना देगी, ये मिजाजे खामोशी तुम्हें जीने न देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।